जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अपने सामाजिक विज्ञान की परीक्षा को लेकर तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा 20 फरवरी को है। 20 फरवरी को है, अर्थात कल ही आपकी परीक्षा है। तो उससे पहले आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको हूबहू वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाने हैं, या हम कह सकते हैं कि भैया परीक्षा का वायरल प्रश्न पत्र भी है। तो लेट ना करते हुए हम सभी लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने हर फ्रेंड्स के पास पहुंचा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्लास का पहला प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन अर्थात गुप्त यंग इटली नामक एक संगठन बनाया। अब यंग इटली सर था क्या, तो यंग इटली बेटा ये एक ऐसा था जो कि 40 वर्ष से अधिक, कितने 40 वर्ष से कम युवाओं को इसमें शामिल किया जाता था। इसका मूल मकसद कहाँ क्या था कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की जाती है, फ्रांस में था। इसको किसने किया था, तो सर ज्यूसेपे मैत्सिनी ने इसको किया था। किसने किया था, ज्यूसेपे मैत्सिनी ने इस संगठन की स्थापना की थी। अच्छा सर ये हुआ कब था, तो सर याद रखेंगे बेटा 1831 में यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना ज्यूसेप मैत्सिनी के द्वारा किया गया था। इसमें क्या था कि 40 वर्ष से कम वर्ष के युवा इसमें शामिल थे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन से, अगला क्या है बेटा, अगला है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो आपको पता है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति भी हुई है, फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। यहीं से बेटा इसी फ्रांस की क्रांति से आप लोग कहोगे सर जी यहाँ से तो कुछ और भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो क्या हुआ है बेटा, तो इसी 1789 की फ्रांस की क्रांति में पहली बार क्या हुआ, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब राष्ट्रवाद नामक शब्द यहीं से निकल कर आया है। और 1789 में अगर बात करें फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांस का राजा कौन था, तो आप लोग कहोगे सर जी लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था बेटा। अच्छा इनकी रानी का क्या नाम था, अगर बात करें हम कि रानी कौन थी, तो आप कहोगे सर जी रानी थी मेरी एंटोनेट, मेरी एंटोनेट, है ना। अगर बात किया जाए यहाँ पर कि सर जी फ्रांस की का जो इस समय का समाज था, फ्रांस का जो समाज था वो कितने वर्गों में बटा था, तो सर जी 3 वर्गों में बटा था। कितने में, 3 में। प्रथम स्टेट्स, द्वितीय और फिर तृतीय स्टेट्स में इसमें फ्रांस का समाज बटा हुआ था। और फ्रांस उस समय क्या था, राजतंत्र था बेटा। क्या था, राजतंत्र था। अब आप कहोगे सर जी यहाँ तो राजतंत्र दो तरह से है, एक है सीमित और एक है असीमित। अब सीमित राजतंत्र क्या होता है और असीमित राजतंत्र क्या होता है। सीमित का मतलब क्या है बेटा कि जहाँ पर राजा जो है उसके पास कुछ कम, मतलब वो सीमित दायरा में रहता हो, जबकि असीमित का मतलब है कि मनमाना राजा हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रांस में क्या था, असीमित राजतंत्र था। फ्रांस में क्या था, असीमित राजतंत्र था। या हम कह सकते हैं कि भैया इसको भी अगर सबसे उपयुक्त माना जाए तो कुलीन तंत्र भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन में देखने को मिले वैसा आप लोग टच कीजिएगा। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में कॉर्न लॉ मतलब कॉर्न मतलब मक्का पर लगाया गया कानून था। किस पर, मक्का के आयात निर्यात पर ब्रिटेन में क्या लगा दिया गया, रोक लगा दी गई, मतलब टैक्स बढ़ा दिया गया। अब इसको पुनः क्यों लागू किया गया, मतलब समाप्त क्यों किया गया, इस कानून को क्यों समाप्त किया गया। क्या जनसंख्या में वृद्धि हुई, नहीं सर, जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। इसका मुख्य कारण क्या था कि उद्योगपतियों ने और शहर के लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि भैया उद्योगपतियों को मक्का नहीं मिल रहा था, है ना, मक्का नहीं आ जा पा रहा था, तो उनको समस्या हो रही थी सामान बनाने में, अन्य पदार्थ बनाने में, और शहर के लोगों को रोटियां भी मिलना मुश्किल हो गई। तो किसने किया, सर जी डी ऑप्शन आपका सही है।
कौन सा बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी एकदम राइट है। उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों के विरोध के कारण ब्रिटेन सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। अच्छा, कॉर्न लॉ आया कब था आप बताएंगे? कॉर्न लॉ कब आया था बेटा? ठीक है, तो सर जी कॉर्न लॉ आया था 1846 में। 1846 में कॉर्न लॉ को लाया गया था। किसको लाया गया था? कॉर्न लॉ को 1846 में लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग को प्रश्न भ्रमित कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि सर हमारा जो शब्द आया वो आया ब्रिटेन, तो आप लोग तुरंत कहोगे सर जी ब्रिटेन में ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में ना होकर के ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। मतलब आपका ऑप्शन बी एकदम राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी राइट है। अच्छा, ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1944 में हुआ था। अगर बात करें तो 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, कहाँ तक? 22 जुलाई तक ये चला था और इसमें 44 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने? 44 देशों के प्रतिनिधि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगर बात करें तो इसी के दौरान IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की स्थापना होती है और यहीं पर वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना होती है, जिसका उस समय क्या नाम था? इस समय इसका नाम था IBRD। उस समय इसका क्या नाम था? IBRD नाम था बेटा। क्या नाम था? IBRD नाम था। ये नाम ध्यान रखेंगे। 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया। एक था आपका IMF और दूसरा था वर्ल्ड बैंक, जिसे अब कहा जाता है। पहले इसका नाम था IBRD था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? संघ सूची में है। अब ध्यान रखेंगे ये क्या है भैया? जब हमारे यहाँ केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। किसका बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो उसमें 3 तरह की सूचियां बनाई गई। कितनी तरह की? 3 तरह की सूची बनाई गई। पहला था संघ सूची, दूसरा था आपका राज्य सूची, दूसरा क्या था आपका? राज्य सूची, और जो तीसरा था उसे कहा गया समवर्ती सूची। उसे क्या कहा गया? समवर्ती सूची कहा गया। संघ सूची क्या था? तो संघ सूची का सीधा सा मतलब था कि क्या किया जाए, जिस पर निर्णय लेने का फैसला किसका हो? केंद्र सरकार का हो। अर्थात संघ में बैठी हुई सरकार था, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हम कह सकते हैं, जब उसे कोई निर्णय लेना हो तो किस विषय पर निर्णय लेगी, उसे संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। और वहीं पर कुछ अधिकार राज्य सरकार को भी दिया गया। मतलब संघ के अंदर की जो राज्य सरकारें हैं उनको भी कुछ अधिकार दिया गया। और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन पर दोनों, मतलब संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, यदि संघ सरकार ने उस पर कोई नियम बना दिया, कोई निर्णय दे दिया, तो हर राज्य को, मतलब देश के हर कोने में यह लागू होगा। जबकि अगर राज्य सरकारें बनाती हैं तो ये केवल एक निश्चित सीमा के भीतर ही लागू किया जाएगा। तो कह रहा है संघ सूची। तो भैया देखो, कृषि आपका क्या है? समवर्ती है। व्यापार, जो आंतरिक व्यापार है, ये भी क्या है? समवर्ती में है। शिक्षा आपका समवर्ती में है। तो बचा क्या? तो सर जी बचा केवल एक। क्या बचा? प्रतिरक्षा। मतलब अगर हम बात करें कि विदेशों से हम अपनी विदेशी रक्षा कैसे करेंगे, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है भैया संघ सूची के अंतर्गत। किसके? संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगर संघ सूची में कहा जाए तो उस समय जब संविधान बना तो उस समय 97 थे, लेकिन अब ये बढ़कर लगभग 100 के आसपास हो गए। लगभग 100 विषय इसमें शामिल हैं। कितने विषय? 100 विषय इसमें शामिल है बेटा। 97 से लेकर 100 विषय के बीच में संघ सूची में शामिल हैं। तो सर जी बता दीजिए कौन कौन से हैं। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे आप रक्षा ले सकते हैं, है ना, रक्षा विषय हो गया। आपका जो विदेशी मामला है, कौन है? विदेशी मामला है बेटा, ये भी क्या है? संघ सरकार के अधीन आती है। संघ सरकार के अधीन आती है। जो विदेशी व्यापार है, ये भी संघ सरकार के अधीन आती है। परिवहन, है ना, जो परिवहन विभाग है विदेश संचार का, जैसे रेलवे हो गया, है ना, वायु परिवहन हो गया, तो ये सब क्या है? आपके संघ सूची में। इसी प्रकार से मुद्रा,
कि मुद्रा भारत की कौन सी मुद्रा होगी, कैसी होगी, कितने नोट छपेंगे, 2000 के, 10,000 के, 20,000 के, कौन से सिक्के सब छपेंगे, इन सबका निर्णय कौन लेता है, तो संघ सरकार लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, मतलब संख्या में सबसे ज्यादा कौन है बेटा, तो संख्या में सबसे ज्यादा कौन से थे आप बताएंगे, तो ये से सिंघली। कौन थे, सिंघली, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही है। लगभग कितने थे सर जी, 75 से लेकर, है ना, हम कह सकते हैं सर जी 78% के आसपास ये थे। ठीक है, कितने थे। अच्छा, इनका धर्म क्या था, इनका धर्म क्या था, तो आप कहोगे सर जी इनका धर्म था बौद्ध धर्म। क्या था, बौद्ध धर्म। अच्छा, इसके बाद कौन थे, इसके बाद थे आपके तमिल। इसके बाद आपके क्या थे, तमिल थे, जो लगभग 15 से 20% के आसपास हुआ करते थे, 15 से 20% के आसपास हुआ करते थे। इसमें कुछ मुख्य रूप से कौन थे, ईसाई भी थे। बिल्कुल सर जी, ये ईसाई और जो मुस्लिम थे ये क्या थे बेटा, ये अल्पसंख्यक में आते थे। किसमें आते थे, अल्पसंख्यक में आते थे। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो देखेंगे भारत में तो है, आपको देखेंगे भारत में राज्य सरकार है ना, केंद्र सरकार है। श्रीलंका में नहीं है। ठीक है, संयुक्त राज्य में भी क्या है, अपने अपने राज्य सरकारें हैं। बेल्जियम भी इसी प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी का विचार क्या था, महात्मा गांधी का विचार क्या था, किसको लेकर, राजनीति और धर्म को लेकर। बेटा ध्यान रखेंगे कि राजनीति और धर्म को लेकर महात्मा गांधी का क्या विचार था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि कभी भी धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब जो राजनीति होती है वो धर्म को लेकर ही होती है। जैसे वर्तमान में अगर आप देखें तो दो मुख्य पार्टियां हैं, है ना, एक आप बीजेपी को देखते हैं और एक आप देखते हैं कांग्रेस को। अब इन दोनों में कोई क्या कहता है, बीजेपी कभी कहती है कि हम भैया इस सनातन धर्म को लेकर चलते हैं, कभी कांग्रेस कहती है। तो मतलब धर्म को लेकर राजनीति हमेशा होगी, मतलब धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि अलग किया गया तो एक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, अच्छी राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती, ये गांधी जी का मानना था। फिर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है, बताओ इनमें से कौन लोकतंत्र से संबंधित है, पारदर्शी शासन, द्वैध शासन या वैध शासन, उपयुक्त सभी। मतलब देखिए पारदर्शी का मतलब जो काम आप करें भैया वो पारदर्शी होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, सत्ता दल को भी और विपक्षी दल को भी, यहाँ तक कि जनता को भी पता होना चाहिए कि भैया हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। वैध शासन हो, वैध का मतलब यहाँ से है कि भैया बहुमत की सरकार हो। किसकी सरकार हो, बहुमत की सरकार हो, मतलब जनता ने जिसे चुना है उसकी सरकार हो। उत्तरदायी शासन हो, है ना, अपने कार्य के प्रति ये सब क्या हो, उत्तरदायी हो, अर्थात कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। आपने देखा होगा सीढ़ीदार खेती अधिकतर पहाड़ी पर होती है। कहाँ पर होती है, पहाड़ों पर। और मैदान हो गया तो सर जी ये तो गलत है ना। अब आप देखेंगे उत्तराखंड में पहाड़ ही पहाड़ है, तो भैया उत्तराखंड में क्या होती है, सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है, सोपानी खेती। नाम दोनों ध्यान रखेंगे, कभी कभी सोपानी पूछ लेता है तो कभी कभी उत्तराखंड भी पूछ लेता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, बताएंगे कौन सी रबी की फसल है। एक प्रश्न तो पक्का है रबी की फसल से। तो रबी की फसल सबसे पहले आप बताएंगे रबी की फसल बोई कब जाती है, बोई कब जाती है। तो आप कहोगे सर जी बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के मध्य। किससे, अक्टूबर से नवंबर के मध्य। अच्छा, काटी कब जाती है, तो काटी जाती है सर जी कब, फरवरी से लेकर अप्रैल के मध्य ये फसलें काटी जाती हैं, ये फसलें काटी जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या है, तो मुख्य रूप से आपका गेहूं है। क्या है, गेहूं, चना, सरसों, मक्का, है ना, मटर, आप मसूर भी कह सकते हैं। तो ये सब आपकी क्या है भैया रबी की फसलें हैं। तो इसमें कौन सा है, तो
तो सर जी इसमें केवल और केवल हमें देखने को मिला सी, अर्थात ऑप्शन सी आपका चना जो है वो रबी की फसल है। चना कौन सी फसल है? रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मोनाजाइट रेत में, ये ध्यान नहीं, रेत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रेत होगा, है ना, यहाँ क्या होगा? रेत होगा। तो मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा। कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, है ना। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे यूरेनियम नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था थोरियम। ठीक है, क्या होना चाहिए था? थोरियम। तो भैया आपका ऑप्शन बी एकदम राइट है। यहाँ क्या होगा? थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। हाँ, हल्का फुल्का बोरियम भी पाया जाता है ना, थोड़ी मात्रा में, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है भैया? थोरियम पाया जाता है। चलिए फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? मतलब चूना पत्थर मतलब पत्थर को पीस कर क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सीमेंट। तो भैया सीमेंट उद्योग में, किसमें? सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पड़ोसी देश में मानव विकास सूचकांक या मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो आपने तो कई बार पढ़ा होगा सर जी, ये कौन सी है? ये है हमारा श्रीलंका। ये कौन है भैया? श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। अच्छा, HDI जारी कौन करता है? ये भी बता दीजिए। HDI कौन जारी करता है? तो आप कहोगे सर जी HDI जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है, जो बताता है कि किसी देश में मानव की स्थिति क्या है, मतलब उसकी जीवन प्रत्याशा क्या है, उसकी शैक्षिक साक्षरता क्या है, शिशु मृत्यु दर कितना है, मातृ दर कितना है। ठीक है, तो इन सब के बारे में वो चर्चा करता है ना, और उसी के आधार पर क्या करता है? देश की स्थिति का आकलन करता है, जिसमें भारत से ज्यादा बेहतर कौन है? श्रीलंका है। भले ही भारत के पास पैसा है, लेकिन मानव के विकास में श्रीलंका आज भी भारत से आगे है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा खनिज धात्विक है? मतलब धात्विक खनिज कौन सा है? मतलब जिसमें भैया धातु पाया जाए, जिसमें क्या पाया जाए? धातु पाया जाए। तो ये लीह अयस्क नहीं, यहाँ लोह अयस्क होगा। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें क्या होगा? लोह अयस्क होगा। तो आपको कहोगे सर जी, तो आपने बता ही दिया पहले ही। हाँ बिल्कुल, लोह अयस्क होगा। क्या होगा? लोह अयस्क में खनिज पाया जाता है। फिर एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया सम्मिलित है, यदि उसमें प्राकृतिक आता है। देखिए, आपको जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो 3 क्षेत्र आपको पढ़ाया गया था। आपको पढ़ाया गया था प्रथम, जिसको हम लोग प्राकृतिक भी कहते हैं। फिर आपको पढ़ाया गया था द्वितीयक, जिसको हम लोग विनिर्माण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्माण भी कहते हैं। और तीसरा पढ़ाया गया था सेवा क्षेत्र, है ना, जिसको हम तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्षेत्र 3 प्रकार के पढ़ाए गए थे। अब भैया जिसमें प्रकृति के सारे खेल हों, जिसमें सारा काम प्रकृति से हो, उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्रक या प्राथमिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो एंथ्रासाइट क्या होता है सर जी? कोयला होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइट क्या होता है सर जी? कोयला होता है। क्या होता है? कोयला से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोयले से संबंधित है। अगर 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कहे कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो आप कहोगे सर जी 1970 के दशक में। 1970 के दशक में क्या होता है? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कर दी जाती है, जो क्या करता है भैया? बहुत अच्छा काम करता है गाँव में, है ना, गाँव में लोन बांटने का काम ये करता है। फिर है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो भैया देखो, सार्वजनिक मतलब सरकार, जिसका स्वामित्व किसके पास हो? सरकार के पास हो। और जिसका मालिकाना हक निजी व्यक्ति के हाथ में हो। तो भैया क्या बता गया? मालिकाना हक बता गया, अर्थात स्वामित्व के आधार पर, या किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अब आपके हैं दीर्घ के क्वेश्चंस, जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से, किससे भैया? भारत से
कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, कपड़े के निर्यात में गिरावट क्यों आई, इसको हमें देखना है। तो भैया क्यों आई कपड़े के निर्यात में गिरावट, चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है सर जी कपड़े के क्षेत्र में गिरावट का सबसे मुख्य कारण क्या था कि 18वीं सदी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात की गिरावट का मुख्य कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, क्योंकि आपको पता है कि विदेश अब ब्रिटेन में क्या होने लगा, मशीन से कपड़े बनने लगे। किससे बनने लगे, मशीन से। और आपको पता है जो काम मनुष्य करता था उसमें समय लगता था और वो एक साथ कई काम मतलब ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाता था, लेकिन जब मशीनें आ गई तो उत्पादन प्रक्रिया तीव्र हो गई। उत्पादन प्रक्रिया क्या हो गई, एकदम तीव्र हो गई, ज्यादा हो गई, जिससे क्या होगा, सामान ज्यादा निकलने लगा। अब जब सामान निकलने लगा तो भारत में क्यों आएगा, मतलब भारत का सामान क्यों जाएगा मार्केट में, जैसे पहले यूरोप में जाता था, अब यूरोप में क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति आ गई तो सारे काम मशीनों से होने लगे, तो जिस कारण से क्या हो गया, भारत का कपड़ा विदेश में नहीं जाने लगा। दूसरा क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां मतलब क्या था कि भैया ब्रिटिशों ने अपने यहाँ आयात कर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, आयात कर, कि यदि भारत से कोई कपड़ा खरीदेगा तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, मतलब भारत के कपड़े पहले ही महंगे होते थे, अब जाने के बाद टैक्स बढ़ गया, जाने के बाद और टैक्स बढ़ गया, तो जिससे कपड़े क्या होने लगे, और महंगे होने लगे, तो दोहरी मार पड़ने लगी। इससे क्या कह रहा है कि भैया ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद मशीन से बने कपड़े अच्छी गुणवत्ता के थे, भारतीय हाथ से बना कपड़ा इस मशीनों के उत्पादन के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। दूसरा कारण क्या था कि आयात शुल्क बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सूती वस्त्रों को आयात से रोकने के लिए उस पर बहुत अधिक कर लगा दिया, जबकि भारतीय बाजारों में ब्रिटेन के कपड़े बिना किसी कर के बेचे जाते थे। मतलब अब भारत में भारत के कपड़े ना बेचकर किसका बिकता था, ब्रिटेन का बिकता था। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख लेंगे, हमें आशा है कि आप लोग आसानी से लिख लेंगे, फिर भी एक बार रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। कह रहा है 19वीं सदी के दौरान, 19वीं सदी के दौरान, किसके दौरान, 19वीं सदी के दौरान बेटा क्या होता है ना, कह रहा है 19वीं सदी के दौरान, 19वीं सदी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं दो प्रवाहों का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। क्या प्रवाह बताए गए कि भैया जिससे क्या हो, हमारा काम आसानी से चल सके, हम लोग अच्छा व्यापार कर सकें। ठीक है, तो देखो इसने क्या बताया, कह रहा 19वीं सदी 1815 से 1914 के दौरान अंतरराष्ट्रीय, किस स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक आर्थिक आदान प्रदान के मुख्य रूप से तीन प्रवाह बताया गया। कौन कौन से, पहला वस्तुओं का व्यापार प्रवाह, इसका क्या मतलब था कि भैया इसमें मुख्य रूप से कपड़े या गेहूं जैसी वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान शामिल था, है ना। इसमें क्या किया गया था कि भैया इसमें मुख्य रूप से कपड़े या गेहूं जैसी वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश के आदान प्रदान शामिल थे। इस जैसे क्या हुआ, 19वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक ढांचे में भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाता था ब्रिटेन, जबकि ब्रिटेन क्या करता था, मशीन द्वारा बनाकर नई वस्तुएं भारत में बेचता था। तो ये हो गया वस्तुओं का व्यापार करना। दूसरा श्रम का प्रवाह, क्योंकि आपको पता है कि जब मशीनीकरण आया, जब क्या आया, मशीनीकरण हो गया, तो मजदूर भी लगेंगे, क्या लगेंगे, मजदूर भी लगेंगे। रोजगार की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शामिल होता है, किसमें, श्रम का प्रवाह में। काम की तलाश में बहुत से भारतीय और चीनी मजदूर, गिरमिटिया मजदूर अर्थात बंधुआ मजदूर, क्या कह सकते हैं, बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं, वो कहाँ गए, कैरोबियन में गए, है ना, मॉरिशस गए, अफ्रीका गए और दक्षिण पूर्व एशिया के बागानों और खदानों में उन्हें जबरदस्ती भेजा जाने लगा। फिर है आपका कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे का क्या मूल सोच क्या थी। भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे का मूल सोच क्या था, तो कह रहा है विकेंद्रीकरण के पीछे का मुख्य सोच यह था कि लोकतांत्रिक भागीदारी की जाए, आम नागरिकों को शासन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से शामिल किया जाए, है ना। भारत में क्या था, भारत का मानना था कि भैया राजनीतिक प्रक्रिया में सबको शामिल किया जाना चाहिए, ना कि केवल मतदाता के रूप में। स्थानीय समस्याओं को त्वरित समाधान, स्थानीय समस्याओं पर जो, क्योंकि स्थानीय लोग ज्यादा समझते हैं, जैसे भैया
आपके गांव का मसला है तो आपके गांव वाले ज्यादा समझेंगे। तो इसका मतलब था स्थानीय, मतलब जो तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था उसको लागू किया जाए। स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान, स्थानीय स्तर पर लोग अपनी समस्याओं को बेहतर समझते हैं, इसलिए उनका बेहतर और तेज समाधान कर सकते हैं। दूसरा, जवाबदेही और पारदर्शिता तय की जाए कि जो भी क्या है जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति जिम्मेदार हों, ये जनता उनसे सवाल पूछ सके, उन्हें जवाब देना ही देना हो। समावेशी विकास किया जाए, मतलब सबको एक साथ ला करके, समावेशी का मतलब क्या है कि सबको एक साथ ला करके विकास किया जाए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो चाहे महिला हो, इन सबको एक साथ ला करके क्या किया जाए, वह विकास किया जाए। इसी के लिए क्या आया, आरक्षण आया। इसी के लिए क्या आया, आरक्षण आया। फिर आया प्रशासनिक दक्षता, केंद्र सरकार का बोझ कम करने के लिए अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, प्रशासनिक इकाइयां बनाई जाएंगी। ठीक है, चलिए, है ना, आगे शुरू किया जाए और करा दिया जाए, बिल्कुल करा दिया जाए सर जी। चलिए करा देते हैं भैया। हाँ, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि सर जी भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ते के बंटवारे की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो पहला क्या है बेटा, अगर हम पहला उल्लेख करें तो इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया। किसका विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। अब शक्तियों का विभाजन कैसे आधार पर, आप लिखोगे सर जी 3 सूची के आधार पर। कितनी, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया। कोई भी एक दूसरे की शक्ति का ओवरलैप नहीं कर सकता, मतलब एक दूसरे की शक्ति का हनन नहीं कर सकता। दूसरी चीजें क्या बताई गई, अगर दूसरा आपसे कोई पूछे कि दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या है बेटा, दूसरा यह है कि जो सरकार है, जो संघ सरकार है, वो क्या करती है, राज्य सरकारों को पैसा देती है ना, उनके काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देती है, पैसा देती है, उनके क्षेत्र में विकास के दायरे को बढ़ाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कई सारी विशेषता लिख सकते हैं। यह आया कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें। किसका, मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें। और मिट्टी के महत्व के उल्लेख करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या रखना है, जैसे कि आप भारत में पाई जाने वाली किसी 2 प्रकार की मिट्टी का वर्णन कर दीजिए। तो भैया मिट्टी एक अमूल्य है, आप बता सकते हैं कि मिट्टी एक अमूल्य संसाधन है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, पृथ्वी का ऊपरी भाग है ना। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, क्योंकि आप देखते हैं कि सभी पेड़ पौधे, वन, मनुष्य, सभी लोग किस पर, भूमि पर निवास करते हैं। भूमि के ऊपरी भाग मिट्टी पर ही निवास करते हैं, क्योंकि अच्छी कृषि मिट्टी में ही होती है, पौधों को पोषकता वही से मिलती है। ठीक है, अब कौन सा है, पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है कि भैया सबसे उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें बार बार बाढ़ आते रहते हैं, और बाढ़ के द्वारा जो नदियां होती हैं वो अपने साथ अवसाद लाती हैं और जमा देती हैं, मतलब अवक्षेप कर देती हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें अच्छी फसलें चावल की हो सकती हैं, गेहूं, गन्ना, कपास की खेती बहुत अच्छे ज्यादा होती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से दक्कन के पठार में, कहाँ, दक्कन के पठार पे पाई जाती है। जैसे वो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, गुजरात का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, है ना। ज्वालामुखी, क्योंकि एक काली है, काली का मतलब क्या, आग से जली हुई, मतलब ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों पे पाई जाती है। इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए। क्या बताइए, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। तो अभ्रक की क्या उपयोगिता है समझते हैं। कह रहा है अभ्रक भैया एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक खनिज, मतलब धात्विक नहीं, इसमें धातु नहीं पाया जाता, जो मुख्य रूप से विद्युत रोधी होता है, मतलब इसमें से बिजली धारा प्रवाहित नहीं होती, या विद्युत का कुचालक होता है, उच्च ताप प्रतिरोधी होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कंडेंसर हो गया, हीटर हो गया, मोटर, रेडियो, पेंट, सजावटी सामान को बनाने में इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, गर्मी और बिजली का अच्छा अवरोधक माना जाता है। रंग और सौंदर्य प्रसाधन में अभ्रक का पाउडर सौंदर्य प्रसाधन, जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक में भी क्या होता है, हाँ, अब लिपस्टिक के नाम से बहुत याद आया होगा, है ना। लिपस्टिक में भी क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है भैया, हाँ, है ना। आप लोग को लिपस्टिक ज्यादा ध्यान रहता है। फिर है प्लास्टिक और रबड़ में, प्लास्टिक और रबड़ को मजबूत और लचीला बनाने के लिए भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभ्रक का प्रयोग कई सारे, जैसे इसका मुख्य रूप से उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसका उत्पादन
किया जाता है। ठीक, चलिए देखिए, आपसे कहा गया राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या होता है, संपूर्ण देश में कितना पैसा आया उसको देखा जाता है। तो भैया कितना पैसा आया ये हमें मालूम तो नहीं करना है, हमें ये देखना है हमारे देश की व्यक्ति कितना कमा लेता है, हमारा देश का व्यक्ति कितना कमा लेता है उसको भी देखना है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। प्रति व्यक्ति आय का मतलब कि नेशनल इनकम को जब हम क्या करते हैं, जनसंख्या से अर्थात पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति आय मिलता है, पर कैपिटा इनकम प्राप्त होता है। अब इसमें से कौन अच्छा है, तो भैया दोनों का अंतर स्पष्ट कर देना है कि हाँ सर जी ये होता है। अब अच्छा कौन है आप ही बताओ, नेशनल इनकम अच्छा होता है कि भैया प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है। अब भैया नेशनल इनकम में तो कोई विदेशी गया है, मान लीजिए कोई यहाँ से विदेश का है व्यक्ति, अब वो अपने घर से पैसा मंगा रहा है, स्टूडेंट है, तो भैया वो भी नेशनल इनकम में जुड़ गया। तो क्या अच्छा है, प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, लेकिन इसको भी और सुधार करना आवश्यक है। कह रहा है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, है ना, व्यापार अनुकूल बनाने के लिए 2 सुझाव दीजिए। तो भैया विदेशी व्यापार जब एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं की बिक्री होती है, आदान प्रदान होता है, तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार के अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले टैक्स के दायरे को हटाना होगा। जब सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है तो आयकर और निर्यात कर में छूट देनी चाहिए। इस प्रकार के कोई कर ना हो, आपस में सौहार्द की भावना बनाई जाए, बदले की भावना ना हो, बदले की भावना ना हो जिससे कि बार बार टैक्स लगाया जाए। तो इस प्रकार के काम किए जाने चाहिए। ठीक है ना। फिर है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की ओर बढ़ना या सत्य की शक्ति या सत्य की ओर चलना, सत्य की खोज करना। और महात्मा गांधी जी कहते थे यदि हम सत्य की खोज कर लेते हैं तो हमें वास्तव में जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमें किसी हिंसा के अन्याय के विरोधी की अंतरात्मा को जगाया जाता है। मतलब सत्याग्रह का मतलब क्या था, गांधी जी का मानना था कि हम भैया बिना उसे हिंसा किए, हिंसक प्रदर्शन किए जो हमारा विरोधी है उसकी अंतर आत्मा को ठेस पहुंचाओ, ऐसे ऐसे शब्द बोलो, है ना, जिससे हिंसा भी ना हो और उससे कष्ट हो कि हम भैया बेकार है यहाँ पर। तो गांधी जी ने क्या किया भैया, सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह चलाया 1917 में। और ये कहाँ पर, बिहार में, क्योंकि नील की खेती के लिए लोगों को जबरदस्ती की जाती थी, है ना, और नील की खेती से हमारी जो भूमि थी उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती थी। दूसरा आया खेड़ा सत्याग्रह। कब आया, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, जो कि गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर फसल खराब हो गई थी और फसल खराब होने के बाद भी लगान वसूला जा रहा था भैया। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी किया। इनका मानना था कि जब फसल नहीं हुई है तो आप लगान कम कर दीजिए, लगान मत लीजिए। तीसरा हुआ अहमदाबाद में मिल हड़ताल कराया गया। इसका क्या मतलब था कि जो मिल मालिक थे वो मजदूरों के बीच जो बोनस होता है ना वो नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी का मानना था कि भैया वो काम करें, उनका बोनस दिया जाए, उनका बोनस बढ़ाया जाए। और वो क्या कर गए, गांधी जी इसी पे आमरण अनशन पर बैठ गए, मतलब भूख हड़ताल पर बैठ गए। किस पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, और जिसके बाद क्या हुआ, मालिकों को मजदूरों का वेतन 35% बढ़ा देना पड़ा। गांधी जी क्या थे, बहुत ही भैया अपने आप में माने जाने व्यक्ति थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हैं बस, इसको भी दे देते हैं। कह रहा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, तो असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 में। कब चलाया गया, 1920 में। ये चल जाता और पहले, लेकिन क्या था ना कि भैया कांग्रेस वाले मान नहीं रहे थे। तो 1920 में अगस्त के अधिवेशन में कांग्रेस भी मान गया। किस अधिवेशन में सर जी, कलकत्ता अधिवेशन में। ये मैपिंग का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये मैपिंग का क्वेश्चन आपका बनेगा। क्या हुआ, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि भैया असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। असहयोग का मतलब था कि हम ब्रिटिशों का कोई सहयोग नहीं करेंगे, है ना। इसी के बाद क्या होता है आप देखते हैं, इनमें क्यों चलाया गया, क्योंकि इससे पहले क्या होता, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। ये कब हुआ था सर जी, 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसका आक्रोश लोगों के मन में था ही, जिसका आक्रोश लोगों के मन में था ही, है ना। अमृतसर पंजाब में पड़ता है, आपको पता ही है ना। यहाँ पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी जैसे कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
लेकिन वहां पर जनरल डायर पहुंच जाता है और अपने निहत्थे वहां पर प्रदर्शनकारी थे अपने सैनिकों द्वारा गोलियां चलवा देता है, मशीन गनों से बम चलवा देता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं। दूसरा क्या था, रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया, क्योंकि इसमें क्या था, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी अंदर डाल दो, मतलब जेल में भेज दो, कुछ भी पूछताछ मत करो, यह शक है तो क्या करो भैया जेल में भेज दो। तो इसका भी विरोध किया जा रहा था। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना, और आप लोग को यदि अच्छी रही तो आप कमेंट में कीजिएगा। आपके जो अगले पेपर हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।